2027 के मकान सूचीकरण और मकान गणना के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आइए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल के लिए जो नया फॉर्म तैयार हुआ है ना, उसमें कुल 34 बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं और हमारा फोकस बिल्कुल साफ है, 1 से लेकर 34 तक। हर एक सवाल और उसके सभी ऑप्शंस को बिल्कुल डिटेल में समझना। ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ये भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इसे गहराई से डिकोड करते हैं। चीजों को आसान बनाने के लिए इस पूरे फॉर्म को लॉजिकली 6 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला, मकान की पहचान और सामग्री। दूसरा, मकान का उपयोग और स्थिति। तीसरा, परिवार और मुखिया का विवरण। चौथा, घर की मुख्य सुविधाएं। पांचवां, घरेलू संपत्तियां और साधन। और छठा, मुख्य अनाज और संपर्क जानकारी। आइए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। भाग 1, मकान की पहचान और सामग्री। फॉर्म की शुरुआत होती है ढांचे के बाहरी पहचान से। सवाल नंबर 1 है लाइन नंबर, जो प्रगणक या एन्यूमरेटर के वेरिफिकेशन के लिए है। फिर आता है सवाल 2, जिसमें स्थानीय भवन संख्या मांगी जाती है। और सवाल 3 में एक खास जनगणना मकान संख्या दर्ज होती है। इन 3 सवालों का मकसद बिल्कुल साफ है, देश के हर एक घर की लोकेशन एकदम सटीक रूप से मैप हो सके, ताकि भविष्य में कोई भी घर सरकारी रडार से न छूटे। बाहरी पहचान के बाद बात आती है बनावट की। सवाल 4, 5 और 6 में मकान के फर्श, दीवार और छत का पूरा कच्चा चिट्ठा दर्ज होता है। फर्श के लिए मिट्टी, लकड़ी या सीमेंट जैसे ऑप्शन हैं। दीवार के लिए घास फूस से लेकर कंक्रीट तक के कोड हैं और छत के लिए भी प्राकृतिक चीजों से लेकर पक्की छत तक के विकल्प हैं। हर एक मटेरियल का अपना अलग कोड है। प्राकृतिक चीजों से लेकर आधुनिक कंक्रीट तक को ट्रैक करना गरीबी मापने और आवास योजनाओं को सही दिशा देने में एक असली गेम चेंजर साबित होता है। भाग 2, मकान का उपयोग और उसकी स्थिति। अब ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ घरों को गिनने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी असल हालत आंकने के लिए है। सवाल 7 पूछता है कि मकान का एक्चुअल यूज क्या है। क्या वो रहने की जगह है, दुकान है या खाली पड़ा है? और अगर वो घर है तो सवाल 8 उसकी स्थिति चेक करता है। क्या हालत अच्छी है, बस रहने लायक है, या फिर जीर्ण शीर्ण यानी जर्जर अवस्था में है? हाउसिंग क्वालिटी समझने के लिए ये यकीनन सबसे अहम पैमाना है। भाग 3, परिवार और मुखिया का विवरण। घर के अंदर चलते हैं, यानी लोगों की बात करते हैं। यहाँ सामान्य परिवारों और संस्थागत परिवारों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। सवाल 9 परिवार क्रमांक दर्ज करता है। नॉर्मल परिवारों को एक अलग नंबर मिलेगा, जबकि संस्थागत परिवारों जैसे हॉस्टल या आश्रम के लिए सीधे 999 कोड डालना होता है। और मजे की बात यह है कि कोड 999 डालते ही सवाल 12, 13 और 14 से 34 तक अपने आप स्किप हो जाते हैं। डेटा कलेक्ट करने का ये एक बहुत ही स्मार्ट स्किप लॉजिक है। सवाल 10 से 13 परिवार के मुखिया का पूरा डेमोग्राफिक डेटा लेते हैं। सवाल 10 में कुल सदस्यों की संख्या और 11 में मुखिया का नाम आता है। सवाल 12 लिंग के बारे में है और इसमें पुरुष और महिला के साथ साथ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भी स्पष्ट रूप से कोड 3 रखा गया है। सवाल 13 में श्रेणी आती है, SC, ST या अन्य। यहाँ डेटा मैकेनिक्स के लिहाज से एक सख्त नियम है। SC कैटेगरी का विकल्प केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लिए ही मान्य है, जबकि ST किसी भी धर्म के लिए हो सकता है। ये विशुद्ध रूप से डेटा वर्गीकरण का हिस्सा है। सवाल 14, 15 और 16 परिवार की रहने की व्यवस्था का जायजा लेते हैं। सवाल 14 पूछता है कि मकान अपना है, किराए का है या कोई और व्यवस्था है। किराए के मकान वालों से ये भी पूछा जाता है कि क्या उनका कहीं और अपना घर है। सवाल 15 में घर के कमरों की गिनती होती है, पर ध्यान रहे इसमें रसोई या बाथरूम शामिल नहीं है। और सवाल 16 मापता है कि घर में कितने विवाहित जोड़े रह रहे हैं। ये सब सीधा सीधा आवासीय घनत्व यानी हाउसिंग डेंसिटी को समझने में मदद करता है। भाग 4, घर में मौजूद मुख्य सुविधाएं। अब हम डेली लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल 17 पूछता है कि पीने के पानी का मुख्य स्रोत क्या है। ट्रीटेड नल का पानी है, कुआं है, हैंडपंप है या बोतलबंद पानी। इसके बाद सवाल 18 पानी की दूरी तय करता है। इसमें एक बड़ा ही सटीक नियम है। परिसर के निकट का मतलब शहरों में 100 मीटर के अंदर और गांवों में 500 मीटर के अंदर होता है। इससे साफ पता चलता है कि पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है।
इसके बाद बहुत तेजी से बिजली, पानी की निकासी और नहाने की सुविधाओं की जांच होती है। सवाल 19 पूछता है कि रोशनी का स्रोत क्या है, बिजली या अभी भी मिट्टी का तेल या सोलर का सहारा है। सवाल 22 देखता है कि गंदे पानी की निकासी कैसे हो रही है, बंद नाली, खुली नाली या कुछ भी नहीं। और सवाल 23 नहाने की सुविधा के बारे में है, जहां बाथरूम और बिना छत का अहाता अलग अलग ऑप्शन के तौर पर मौजूद हैं। सबसे अहम बात यह है कि फॉर्म सैनिटेशन यानी स्वच्छता की बारीकियों में बहुत गहराई तक जाता है। सवाल 20 शौचालय की सुलभता के बारे में है, निजी है, साझा है, सार्वजनिक है या खुले में शौच। और अगर शौचालय तक पहुंच है तभी सवाल 21 शौचालय के प्रकार के बारे में पूछता है। इसमें पाइप सीवर से लेकर सेप्टिक टैंक, 2 गड्ढे वाले और सर्विस शौचालय तक हर तरह के विकल्प के लिए अलग कोड हैं। ये भारत के सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्कुल असली तस्वीर दिखाता है। खाना कैसे और कहाँ बनता है? सवाल 24 और 25 इसी का डेटा लेते हैं। रसोई घर के अंदर है, बाहर है या है ही नहीं? क्या एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन है? और सवाल 25 मुख्य ईंधन पूछता है। गोबर के उपले और लकड़ी से लेकर बिजली, बायोगैस और सीधे सोलर एनर्जी तक पूरे 10 विकल्प हैं। इससे ऊर्जा के उपयोग में आ रहे आधुनिक बदलावों की बड़ी ही स्पष्ट झलक मिलती है। भाग 5 घरेलू संपत्तियां और साधन। ये हिस्सा पूरी तरह से इस बात पर फोकस करता है कि हम कितने डिजिटल हो रहे हैं। सवाल 26 से 29 तक रेडियो, टीवी, इंटरनेट और कंप्यूटर का हिसाब है। रेडियो पारंपरिक है या मोबाइल वाला? टीवी में फ्री डिश है या केबल? इंटरनेट का इस्तेमाल लैपटॉप पर होता है या मोबाइल पर? ये सब दिखाता है कि देश के कोने कोने में सूचना पहुंचाने का तरीका अब पूरी तरह से मॉडर्न हो चुका है। संचार और परिवहन के लिए सवाल 30 से 32 आते हैं। सवाल 30 में एक बहुत ही जरूरी फर्क किया गया है। क्या घर में बुनियादी मोबाइल है या स्मार्टफोन? डिजिटल डिवाइड नापने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? फिर 31 और 32 में साइकिल, स्कूटर और कार के स्वामित्व का डेटा लिया जाता है, जो सीधे तौर पर आर्थिक गतिशीलता और क्रय शक्ति को दर्शाता है। छठा और आखिरी हिस्सा मुख्य अनाज और संपर्क जानकारी। सवाल 33 काफी यूनिक है। ये पूछता है कि परिवार में मुख्य रूप से कौन सा अनाज खाया जाता है, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का या कुछ और। ये अकेला सवाल अलग अलग क्षेत्रों के खान पान के पैटर्न को समझने और भविष्य की कृषि और खाद्य सुरक्षा नीतियों के लिए बहुत ही क्रूशियल डेटा देता है। और फॉर्म का बिल्कुल आखिरी सवाल यानी सवाल 34 है मोबाइल नंबर। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कोई मैनुअल एंट्री नहीं करनी पड़ती। चूंकि ये एक स्वगणना पोर्टल है, सिस्टम अपने आप रजिस्ट्रेशन से मोबाइल नंबर उठा लेता है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जनगणना से जुड़े जरूरी कम्युनिकेशन के लिए होता है। तो जरा सोचिए, 1 से लेकर 34 तक क्या ये सिर्फ कुछ डेटा पॉइंट्स हैं? बिल्कुल नहीं। ये 34 सवाल मिलकर ये तय करेंगे कि आने वाले कल की नीतियां, इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों का वितरण कैसा होगा। ये पूरी व्यवस्थित स्वगणना प्रक्रिया देश की एक ऐसी विशाल और स्पष्ट तस्वीर बनाएगी जो यकीनन भविष्य की दिशा तय करेगी। इस अहम विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।